यही है, आज हमारी कॉलोनी में वर्मा जी के यहाँ उनकी बेटी की सगाई की दावत है। क्या पिताजी, इस झमाझम बरस से पानी और तूफानी बारिश में उन्होंने सगाई की दावत रखी है? अरे बहू, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोग तैयार होकर सगाई में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ गुब्बारे और रोशनी की सजावट है और बाहर झमाझम पानी गिर रहा है। कीर्ति अपने परिवार के साथ हॉल में लगी कुर्सियों पर बैठ जाती है। पास में ही रिया और सेजल भी अपने अपने परिवारों के साथ कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। तभी पास बैठी विमला रिया से, अरे रिया बहू, तुम तो अपने घर में दाल चावल में तड़का लगाती हो, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जी हाँ चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खाना बनाने में बेहद महंगे और असली ब्रांडेड मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। कई बार तो मैं खुद स्पेशल मुंबई जाकर खास मसाले खरीद कर लाती हूँ। तभी तो हम कहें, इतने महंगे मसालों के तड़के की महक तो दूर दूर तक जाएगी ही। पास की मेज पर बैठी सेजल ये बात सुन लेती है और तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आकर, जी नहीं चाची, वो जो दाल तड़के और खुशबूदार चावल की महक आती है, वो रिया के घर से नहीं बल्कि मेरी रसोई घर से आती है। भले ही रिया कितने भी महंगे मसाले यूज करती हो, लेकिन मैंने प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस किया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस आंच पर दाल को तड़का देना चाहिए। उन दोनों की ऊंची आवाज सुनकर कीर्ति भी अपनी जगह से उठकर उन दोनों के बीच आती है और गुस्सा करते हुए, तुम चाहे कितने भी महंगे डिब्बाबंद मसाले खरीद लाओ या कितनी भी कुकिंग की बड़ी बड़ी क्लासेस कर लो, लेकिन दाल तड़के की खुशबू तो मेरे ही घर से आती है। मैं सिलबट्टे पर मसाला पीसती हूँ और चूल्हे पर खाना पकाते हूँ। चूल्हे के खाने में जो खुशबू होती है, वो तुम्हारी गैस और माइक्रोवेव में भी कभी नहीं आ सकती। मिट्टी का चूल्हा, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम मिट्टी के चूल्हे का ढोल पीट रही हो। असली खुशबू तो मेरे महंगे मसालों से ही आती है। और तकनीक को तुम कैसे भूल सकती हो कीर्ति? सही तापमान के बिना मसालों का तेल बाहर आ ही नहीं सकता। तीनों बहुएं हॉल के बीचों बीच खड़े होकर बहस करने लगती हैं। उन तीनों की सास उन्हें इस तरह बहस करते हुए देखकर आपस में, हे भगवान, हमारी बहुएं तो जहाँ भी एक दूसरे के सामने मिलती है, बस इसी बात पर लड़ना और बहस करना शुरू कर देती है। सही कह रही है कामिनी, लेकिन इन तीनों की इस हमेशा की लड़ाई का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही चाहिए। आखिर कब तक ऐसे तमाशा बनेगा? हमने तो अपनी तरफ से इन तीनों को मिलाने और समझाने की कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन ये कभी मानती ही नहीं है। इनके झगड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब तो बस भगवान ही मालिक है कि इनके ये बेतुके झगड़े किस तरह और कब खत्म होंगे। तभी अचानक एक वेटर ट्रे में पानी के गिलास लिए उनके पास आता है और उन सभी को पानी देते हुए, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। सभी मेहमान खाना खाने के लिए बुफे काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं। तीनों बहुएं भी एक दूसरे को घूरती हुई अपने अपने परिवार के पास वापस लौट आती हैं। सगाई का कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर लौट आते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन सुबह सुबह तेज बारिश के बीच रिया अपने ससुर के पास आकर, पिताजी जरा चलकर देखिए तो सही हमारे वॉशरूम का पानी। बस 5 मिनट दीजिए। कृतिका सुबह के बचे हुए चावल गर्म पानी में धोकर नरम करती है, फिर उन्हें अच्छी तरह मसलकर उसमें आमचूर, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक मिलाती है। मिश्रण की टिक्कियां बनाकर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा सेकती है। साथ में हरी मिर्च और धनिया की चटनी तैयार करके पूरे परिवार के सामने परोस देती है। लीजिए पापा जी, गर्मा गर्म चटपटे चावल के टिक्के हरी चटनी के साथ खाइए। अरे वाह, पहली ही खुशबू ने तो मन खुश कर दिया। जल्दी सब अपनी अपनी थाली उठाओ, नहीं तो देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। अरे बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतने नरम, मजा आ गया। भाभी, ये तो बाजार के स्नैक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए। मम्मी मुझे एक और चाहिए, इस वाली चटनी के साथ। सबके लिए हैं, आराम से खाइए, आज बारिश का मजा रसोई में भी आएगा। वाह बहू, कम सामान में भी ऐसा स्वाद बना दिया कि दिल खुश हो गया मेरा। तो यही होती है असली रसोई। गरीब परिवार के घर से चटपटे खाने की खुशबू और सबके चटकारों की आवाजें बाहर तक आ रही होती हैं। सामने अपनी बैल्कनी में खड़ा अमीर परिवार ये सब सुन रहा होता है। अरे वाह बहू, आज तो मजा ही आ गया। भाभी, ऐसे पकवान रोज बना दिया करो। सच में उंगलियां चाटते रह जाओ, ऐसा स्वाद है। सुन रहे हो, उधर तो सब कितने मजे से खा रहे हैं। पता नहीं उनकी रसोई में ऐसा क्या बनता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अमीर परिवार के घर दिवाकर के कुछ मेहमान मीटिंग के लिए आते हैं। सभी ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। बहू सबके लिए जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे। जी, अभी लेकर आती हूँ। दिन का रसोई में जाकर स्टीम्ड राइस, पेपर रोल्स, बेक्ड स्वीट पोटैटो
अंडे के सफेद हिस्से का ऑमलेट और उबली हुई पालक की डिश तैयार करके ट्रे में सजाकर ले आती है। लीजिए, बारिश के मौसम के लिए हेल्दी नाश्ता तैयार है, आप लोग खाकर देखिए। जी धन्यवाद। सभी एक एक निवाला खाते हैं और चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो बिल्कुल फीका है। बारिश में तो कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का मन करता है। अरे मेरी पत्नी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है ना, इसलिए ऐसा खाना बनाती है। जरा कुछ चटपटा भी बना दो ना। जी अभी बनाती हूँ। नहीं नहीं यार, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें भी अब निकलना है। हाँ, मीटिंग भी पूरी हो गई, अब हम चलते हैं। मेहमान बिना नाश्ता किए ही चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इत्तेफाक से दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लंच ब्रेक होते ही दोनों स्कूल के बागीचे में साथ बैठ जाते हैं। चलो आज साथ में टिफिन खाते हैं। हाँ चलो। आरव अपना टिफिन खोलता है। उसमें 2 ब्रेड के बीच, टमाटर का एक स्लाइस और थोड़ा सा योगर्ट लगा हुआ सैंडविच रखा होता है। ये मेरी मम्मी ने बनाया है, मम्मी कहती है ये बहुत हेल्दी है। अच्छा तुम खाओ, मैं भी अपना टिफिन खोलता हूँ। सुदीप भी अपना टिफिन खोलता है। टिफिन में गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में तीखी इमली की चटनी रखी होती है। ये मेरी मम्मी ने बनाया है, तुम भी खाओ। सुदीप पराठे का एक टुकड़ा इमली की चटनी के साथ आरव को देता है। आरव खाते ही मुस्कुरा उठता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। ऐसा पराठा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। थोड़ा और दोगे? हाँ, जितना मन करे उतना खाओ। दोनों मिलकर टिफिन खाते हैं। तभी पास में बैठे कुछ बच्चे उनकी तरफ देखने लगते हैं। अरे आरव, तुम तो अमीर हो ना, हाँ। फिर भी तुम्हारे टिफिन में इतना साधारण सा सैंडविच, और देखो सुदीप के टिफिन में कितने मजेदार आलू के पराठे और चटनी है। सच, आज तो अमीर वाले टिफिन से ज्यादा मजेदार गरीब वाले टिफिन का खाना लग रहा है। आरव चुपचाप अपना टिफिन बंद कर देता है। सुदीप उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं और दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ लौट जाते हैं। स्कूल से लौटते ही आरव अपना बैग रखकर सीधे देनिका के पास जाता है। मम्मी, मुझे भी अच्छा खाना बना कर दो। रोज रोज ब्रेड वाला खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मेरे बेटे को ये पसंद नहीं आ रहा। रुक जा, मैं भी तेरे लिए कुछ मजेदार बना कर लाती हूँ। लगता है भाभी आज कुछ अच्छा बनाने वाली है। भाभी मेरे लिए भी बना देना। मेरे लिए भी बना देना बहू। जब सबके लिए बना ही रही हो तो मेरा भी बना देना। और मेरा भी, आज मैं भी वही खाऊंगा। ठीक है, आज सबके लिए बनाती हूँ। देनिका रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ कृतिका भी अपनी रसोई में आती है। कृतिका डिब्बे में रखे चावल निकालती है। बारिश की नमी से कुछ चावलों में घुन लग गया होता है। कृतिका धैर्य से अच्छे चावल अलग कर देती है और खराब चावल निकालकर फेंक देती है। जितना बचा है उसी से आज सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दूंगी। कम सामान में भी अच्छा खाना बन सकता है। कृतिका चावल अच्छी तरह धोकर पीस लेती है। बैटर में रात भर भीगा हुआ इमली का गूदा मिलाकर तवे पर पतले पतले डोसे सेकने लगती है। साथ ही उबले आलू मसलकर उसमें टमाटर, प्याज, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर और अचार का तेल मिलाकर कढ़ाई में भूनती है। आखिर में धनिया पुदीने की चटनी तैयार करती है। कुछ ही देर में डोसे और आलू के मसाले की लाजवाब महक पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह बहू, आज तो रसोई से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई है। सच कह रही है, लगता है आज फिर बहू कोई कमाल करने वाली है। भाभी, खुशबू से ही लग रहा है कि आज 2-3 डोसे तो मैं अकेली खा जाऊंगी। पहले जल्दी से परोस तो दो, फिर बातें करेंगे। हमारा तो अनाज भी खराब हो गया। एक बार को फोन के बिना रह सकते हैं, लेकिन अनाज के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं कह सकते कि ये सब कब तक ठीक होगा और हम यहाँ फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर निधि और रिया बहुत ज्यादा डर गई थी। दोनों का अगल बगल में घर था और दोनों एक साथ रोते हुए कहती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम सब भी इस तरीके से बाढ़ में फंस जाएंगे। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मुझे भी सोचो कितना डर लग रहा होगा। क्या हम हमेशा इस तरह से यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे? कोई बात नहीं, देखो सभी परेशान हैं, लेकिन हम सब साथ हैं और साथ मिलकर इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। ऑनलाइन लोगों तक मदद की गुहार करेंगे और शायद कोई ना कोई तो हमारी मदद करने यहाँ पर जरूर आएगा।
इस तरह सभी गांव वाले बहुत परेशान थे और सेठ अपने घर में अपनी बेटी और पत्नी के साथ 3rd फ्लोर वाले कमरे में था। वो बालकनी से ये सब देख रहा था कि किस तरीके से गांव डूबता जा रहा है। साथ ही रात में बारिश के पानी के साथ नदी में आए तूफान के पानी के साथ पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ के लक्षण हो गए थे। लेकिन सभी अपनी अपनी छतों पर फंसे हुए थे। अरे यार, किस मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ पर तो वॉशरूम में जाने के लायक भी नहीं रहे हैं हम। साथ ही सब लोगों को भूख लग रही थी और उन्होंने राशन तो बचा लिया था, लेकिन अरे हम सब ने कल रात को जल्दीबाजी में राशन तो बचा लिया, लेकिन ना तो हमारे पास कोई चूल्हा बनाने के लिए ईंट पत्थर या कोई मिट्टी है और ना ही हमारे पास लकड़ी बची हुई है सामने वाली छत से। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह तो हमारी बर्बादी पक्का है। हे भगवान, अब तो मुझे भी सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी प्रीति अपनी छत से कहती है, अच्छा है कि हमने अपनी छत पर पहले से ही बहुत सारी लकड़ी रखी हुई थी और कुछ ईंटें भी। मैं तो चूल्हा लगाती हूँ और सबके लिए खाना बना देती हूँ। तुम अकेले इतना सब कुछ कर पाओगी? अभी मैं तुम्हारी छत पर आ जाती हूँ। प्रीति की छत पायल की छत के बगल में ही थी, इसलिए पायल उनकी छत पर चली जाती है और वहां पर जाकर खाना बनाने में उसकी मदद करती है। खाने के नाम पर कोई भी सब्जी तो नहीं बना रहा था, लेकिन उन्होंने सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दी थी जो पेट भरने के लिए काफी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमें बचा लिया। भूख के मारे जान निकली जा रही थी। रिया अपनी छत से, आज तो बचा लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? एक ना एक दिन तो राशन भी खत्म हो जाएगा। तभी सामने से विमला कहती है, बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि अब हम सबको और नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा और डरने से किसी भी चीज का हल नहीं निकलेगा। साथ में विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो सकता है। निधि अपनी छत से, हम सब धीरज और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर? ऐसे तो डर लगेगा ही ना काकी। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे और घबराए हुए थे और सब अपनी अपनी छतों पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होने लगती है और पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। सामने ही एक पुराना घर था जो मिट्टी का था। ज्यादा पानी की वजह से वो टूट जाता है और उसके अंदर एक आदमी डूब जाता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अभी तब तीनों बहू बाजार से सब्जियां खरीद रही होती हैं, जो दिखने में तो बहुत ज्यादा चमक रही थी। अरे आइए, बिल्कुल ताजी सब्जी ले जाइए। दीदी, इसकी सब्जी अच्छी लग रही है, ये ले लेते हैं। हाँ, यहीं से खरीद लो। अरे भाभी जी, चमक देखकर मत जाना, कई लोग इन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए खूब दवा डालते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सब्जियां तो मुझे काफी अच्छी लग रही हैं। तीनों बहू दूसरे आदमी की बात सुनती नहीं है। घर जाते वक्त तीनों बहू एक साथ कीचड़ में फिसल जाती हैं और हंसने लगती हैं। ये तो अच्छा हुआ तीनों एक साथ लुढ़क गई क्योंकि दीदी, हम सुख दुख गिरने में एक साथ हैं। तीनों घर पहुंचकर नहाती हैं। फिर बड़ी बहू भिंडी काटती है जिसमें कीड़े निकल आते हैं। अरे बाप रे, 2 भिंडी काट लिया, तीसरी में भी कीड़ा निकला। सच्ची में दीदी, कैसी सब्जियां निकल रही बरसात में। आधी से ज्यादा में कीड़ा निकल गया, साथ में रायता बनाना पड़ेगा। आधी भिंडी पकी और कड़े वाली निकलती है, जिससे बहुत कम सब्जी बन पाएगी। बाकी दोनों बहू रोटी और रायता तैयार कर लेती हैं। रात को सब खाते हैं। अगले दिन सुरेश को हल्का पेट दर्द होने लगता है, जिसे वो खुद नजरअंदाज कर देता है और रात को देविका बंद गोभी और आलू की सब्जी और रोटी बना देती हैं। अगले दिन बच्चों का पेट दर्द होता है। मम्मी, पेट दर्द हो रहा है। अचानक से तुझे दर्द क्यों हो रहा है? तू लेट जा, मैं हींग लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगी। चाची, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है और कल भी हो रहा था। अरे तुम दोनों को दर्द क्यों हो रहा है? इतने में ससुर भी बाहर से पेट पकड़कर चिल्लाता हुआ आता है। अरे बहू, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। अरे 2 दिन से, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं था। अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पापा जी के भी दर्द हो रहा है। दीदी, आखिर ये हो क्या रहा है? लगता है चाय पकौड़ों की वजह से गैस से दर्द हो रहा होगा। मैं सबके हींग लगा देती हूँ। तीनों दर्द से लेटकर चारपाई पर करहा रहे थे। इतने में तीनों बहू हींग हल्के पानी से गुनगुना करके उनके पेट पर लगा देती हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद तीनों उल्टी कर देते हैं। सांस डर जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? इनकी और बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही है। बहू, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी घर में पैसे नहीं है, पता नहीं क्या होगा। सरकारी में दिखा देते हैं। हाँ मम्मी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे कि शरीर में जान नहीं और हल्का हल्का पेट दर्द अभी भी है। मुझे भी भैया ऐसा लग रहा है। फिर पड़ोस की एक रेडी लेकर बहू तीनों को उनमें बिठाकर अस्पताल ले जाती है, जहां उनके टेस्ट होते हैं और डॉक्टर बताता है, घबराइए मत, लेकिन जहां तक हो सके ताजी और कम रसायन वाली सब्जियां खाइए। हर बाजार की सब्जी खराब नहीं होती, पर अगर स्रोत भरोसेमंद न हो तो दिक्कत हो सकती है। आप लोगों ने जो तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बच्चे बूढ़े का पाचन कमजोर होता है। हाय राम, अब से ऐसी सब्जी घर में नहीं आएगी। चाहे नमक रोटी खा लेंगे बहू, लेकिन ऐसी बाहर की सब्जियां नहीं आएंगी।
जी माँ जी। तीनों को घर पर लाया जाता है। दवाई खिलाने के बाद उनका ख्याल रखा जाता है। बाद में तीनों बेटों को पता चलता है कि वो बहुत हैरान होते हैं। अरे